नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र है। अब महाराष्ट्र चुनाव का जो परिणाम आने वाला है, वो 23 नवंबर को आ जाएगा। लेकिन इस बीच कई प्रकार की खबरें चल रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। कई प्रकार और कई तरह से हवा उड़ाई जा रही है या खबरें निकल कर सामने आ रही है कि अभी से रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अभी महाराष्ट्र चुनाव में अभी परिणाम भी नहीं आया और लोगों ने अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। हालाँकि एग्ज़िट पोल 20 नवंबर को एग्ज़िट पोल आया, जिसमें ये दिखाया गया कि महाविकास आघाड़ी की सरकार महायुति की सरकार बन रही है और महाविकास आघाड़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेताओं का मानना है कि ये पैसे देकर करवाए गए एग्ज़िट पोल है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? क्योंकि कल चुनावी परिणाम आने वाले हैं और नतीजों के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। अगर बीच में कुछ मामला अटकता है, तो फिर रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए ऑलरेडी पहले से तैयारियाँ करके रखी गई हैं। ऐसे में सवाल है कि कौन किंग बनने वाला है, किसकी तैयारी कितनी फुल प्रूफ है? इसके बारे में बात करने के लिए सोनू हमारे साथ हैं। सोनू, बहुत-बहुत स्वागत है। क्या चल रहा है धन्यवाद महाराष्ट्र में? कल धन्यवाद आने भाई। वाले हैं, परिणाम आने वाले हैं और आज क्या चल भाई रहा है अभी? कैसी देख रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू होने से पहले शुरू हो चुकी है। सभी हुँ, पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है अपने अपने नेताओं को, जो भी जीत कर जो विधायक आएगा उसको हुँ, एक जगह पर रखने की पूरी प्लानिंग कर ली है। सभी तरह से आपको हुँ, बता दें कि रिसोर्ट्स बुक कर दिए गए हैं और आने जाने के लिए भी बंदोबस्त कर दिया गया है। मैंने जिस तरह से आपको कुछ हुँ, वक्त पहले जब हमने लाइव किया था, तो कुछ दिनों पहले ये बताया था कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ कुछ लोगों को जमा करके रखा गया है, ग्रुप बनाया गया है और जैसे ही हुँ, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी विधायक जीतेगा, जैसे कि अगर कांग्रेस की पार्टी का जीतता है, बीजेपी की पार्टी का जीतता है, तो वो जो ग्रुप है वो उस विधायक को सीधे सीधे एस्कॉर्ट करके संपर्क करेगा। हुँ, लोकेशन पर लेकर आएगा जहां पर पार्टी ने जो है बंदोबस्त करके रखा हुआ है। तो पूरी प्लानिंग हुँ, जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। बस कल नतीजे आने की देरी है। जैसे ही नतीजे आएंगे उसके बाद एक के बाद एक हम देख सकते हैं कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो गायब होते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग हुँ, किडनैपिंग के आरोप लगाएंगे, कुछ लोग भागा के लेकर जाने के आरोप लगाएंगे। बहुत कुछ कल देखने हमें मिल सकता है। हुँ। यानी अभी हम बात कर रहे थे कल हमारी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं लोकमत के अपने आदेश रावल जी, उनसे हम बात कर रहे थे, तो उनसे हमने पूछा कि भाई आपका आकलन क्या है? तो उन्होंने कहा कि इस पे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स वैचारिक न होके अब व्यावसायिक पॉलिटिक्स हो गई है। अब वहाँ व्यवसाय, सत्ता में सब काबिज़ रहना चाहते हैं। विचारधारा कोई मायने नहीं रखती, कौन क्या है, क्या नहीं है। हमने रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स देख चुके हैं। रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स चाहे राजस्थान की रही हो, चाहे कर्नाटक की रही हो, चाहे महाराष्ट्र की रही हो, है ना? कर्नाटक से ये शुरू हुआ, कर्नाटक के सहारे राजस्थान गया, राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र में तभी से ये चल रहा है रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स। है ना? कि कैसे हमारे पार्टी को तोड़ो, पार्टी को तोड़ के गुजरात ले जाओ, गुजरात के बाद से असम ले जाओ, असम से फिर ले आके सरकार बना लो। महाराष्ट्र में इससे किसी को छिपा नहीं है, आर्थिक राजधानी है। लेकिन हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि जो एग्ज़िट पोल के नतीजे आए थे, उसमें जो महाविकास आघाड़ी को लेके कहा जा रहा है कि पिछड़ती हुई नज़र आ रही है और महायुति एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। आप अब ग्राउंड पे जा रहे हैं, चुनाव खत्म हो चुके हैं, कल परिणाम आने वाले हैं। क्या देख रहे हैं? क्या सुनने में आ रहा है आपको? देखिए, यहाँ पर जो भी एग्जिट पोल आए हैं वो किस प्रकार की सैंपलिंग की गई है, किस तरह से की गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में हुँ, लगभग 9 करोड़ लोग रहते हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पर वोटर्स हैं और 66% इस बार वोटिंग हुई है। पिछले हुँ, चुनाव के मुकाबले अगर देख लिया जाए तो हुँ, लगभग 5% ज्यादा मतदान किए गए हैं और ये एक जनरल हुँ। टेंडेंसी है जो जब जहां पर भी वोटिंग ज्यादा होती है तो वहां पर ये होता है कि जनता में आक्रोश है एंटी और जनता जो इनकम्बेंसी है है। वो जी एंटी हुँ, इनकम्बेंसी है और जनता जो है वो सरकार बदलने के लिए वोट देने के लिए घर से बाहर निकल रही है। तो अगर हुँ, बढ़ते हुए आंकड़े और ये एक पुराने रिसर्च के फॉर्मूले को हम देखें तो महाराष्ट्र में जो वोटर्स टर्नआउट है उससे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो जाए और हुँ, माहौल भी हुँ, महाराष्ट्र में वैसे ही बना हुआ है। पिछले 2.5 साल में जो हुँ, कुछ हुआ वो हमने देखा कि किस तरह से तोड़फोड़ हो गई, सारी चीजें हमने देखा। तो उससे हुँ, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो नतीजे आएंगे वो जो एग्जिट पोल हमें दिखा रहे हैं उस तरह के नतीजे आना मुश्किल लग रहे हैं।
अगर नतीजे आएंगे तो काफी कांटे की टक्कर वाला मामला हमें देखने मिल सकता है। कई जगहों पर जो है नेक टू नेक फाइट होगी, कुछ 100 वोटों से विधायक हार जाएंगे, ये सब चीजें हमें देखने मिल रहा है। कुछ 100 वोटों से विधायक जीत जाएंगे, ये सारी चीजें महाराष्ट्र में होने वाली हैं। जो ये कहा जा रहा है ना कि कई एग्जिट पोल में कि किसी को 180 सीट आ जाएगी, किसी को 170 सीट आ जाएगी, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी अलायंस को उतनी सीट आएगी। मुझे लग रहा है कि 140 से 145 के आसपास अगर पकड़ लो, 100 या फिर 120 से 145 के बीच यानी कि पूर्ण बहुमत दोनों किसी भी गठबंधन की उम्मीद नहीं है जी कि पूर्ण बहुमत आए। और इसका नतीजा भी अभी से दिखना शुरू हो गया है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कि किसको कहाँ रखना है, अपने लोगों को कहाँ बैठाना है। अगर कोई विधायक जीत के आता है तो अगर वो नागपुर साइड में है तो वहाँ एक रिजॉर्ट फिक्स कर दिया गया होगा, एक वहाँ आपका मुंबई में है तो वहाँ रिजॉर्ट फिक्स, नासिक में एक रिजॉर्ट फिक्स, ऐसे ऐसे रिजॉर्ट फिक्स कर दिए गए होंगे ऑलरेडी दोनों गठबंधनों की तरफ से। लेकिन सवाल एक और है कि क्या अपनी विचारधारा के साथ समझौता पार्टियां नहीं करेंगी? महाराष्ट्र में ऐसा संभव नहीं है ना? ये तो फैक्ट है। तो इसमें आप बताइए कि क्या कुछ छन के निकल के आ रहा है, कौन किधर जाने वाला है, कौन किसको सपोर्ट करने वाला है अगर स्थिति अगर बैठी तो? देखिए, जिस तरह से आदेश रावल ने आपसे कहा कि अब महाराष्ट्र में जो राजनीति है उसका पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो चुका है, तो ये पूरी तरह से साफ है किसे क्या मिलता है, किसके झोली में क्या जाता है, सरकार में रहते हुए किसे कितने ज्यादा मंत्रालय मिल सकते हैं। तो इन सारी चीजों का आंकलन करके ही जो पार्टियां हैं वो अपने पत्ते खोलने का काम करेगी। अब देखिए, महाराष्ट्र में किसी भी तरह से कोई भी अब विचारधारा का मामला रहा नहीं है। महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में भी विचारधारा जैसी चीज कुछ नहीं रही है। बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेती है, कांग्रेस शिवसेना के साथ चली जाती है, तो विचारधारा पूरी तरह से देश की राजनीति से खत्म हो चुकी है। अब दो ही तरह की विचारधारा है, एक है सत्ता पक्ष और विपक्ष। ये दोनों तरह की यहाँ पर हमें नई परिभाषा हमें देखने मिल रही है। तो जो भी अलायंस पार्टनर्स होंगे, जो भी पार्टियां हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, वो देखेगी कि भाई किसके साथ रह के हमें कितना फायदा हो रहा है। अगर शरद पवार को ये लगता है कि अजित पवार को साथ में लेकर मैं बीजेपी के साथ सरकार बना सकता हूं और मुझे ज्यादा मंत्रालय मिलेंगे, तो जाहिर तौर पर अजित पवार और शरद पवार चले जाएंगे। अगर अजित पवार को ये लगे कि मेरे बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती है, तो अजित पवार सीधे के सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगेंगे। उद्धव ठाकरे को ऐसा लगे कि अगर महाविकास आघाड़ी में सरकार नहीं बन रही है और उन्हें जो है बीजेपी के सीनियर नेता जो है वो अपने और आने की बात कर रहे हैं और उन्हें मंत्रालय देने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे उनके पास चले जाए। तो सिचुएशन जो है वो यहाँ पर हर तरह की बनी हुई है। बस इंतजार है कि कितने जो है विधायक किसके पास जीत कर आते हैं। अगर इन दोनों अलायंस में से किसी को भी एक स्पष्ट बहुमत मिल गया, या फिर ये सोचिए कि कम से कम 140 के आंकड़े तक ये लोग पहुंच जा रहे हैं, तो 140 के आंकड़े के पहुंचने के बाद भी ये सिचुएशन रहेगी कि लोग इंटैक्ट रहे। लेकिन 120 125 के आंकड़े तक अगर दोनों अलायंस आके रुकता है, तो सिचुएशन ये होगी कि आप किसे कितना मंत्रालय दे रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये सारी चीजों पर तो यहाँ अगर 120-25 पे अगर अटकता है तो यहाँ निर्दलियों की भूमिका अहम हो जाएगी, है ना? निर्दलियों के साथ भूमिका के साथ अगर हम माने तो अब पार्टियों में फिर से एक विचारधारा देखेंगे कि भाई अब यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ। हो सकता है कि अजित पवार, चूंकि अजित पवार 2014 में बाहर से समर्थन दे चुके हैं बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अजित पवार को आज तक कोई भाप नहीं पाया कि वो किधर जाने वाले हैं, किधर आने वाले हैं। पिछले दिनों आदेश रावल ने एक ट्वीट किया कि बीजेपी और कांग्रेस का बस महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, एकदम स्वतंत्र है। और बैटिंग करना शुरू हो गया है ना? शरद पवार पे एक तरह से उन्होंने निशाना भी साधा कि शरद पवार ने ऑलरेडी बीजेपी के साथ अपनी बैटिंग शुरू कर दी है ना? तो अभी जो ग्राउंड पे है, अभी आप लोग कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, महाराष्ट्र में ये तय करना बहुत मुश्किल है कि शरद पवार कहाँ जाएंगे। शरद पवार जो है वो कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि शरद पवार जो है हमेशा फायदे का सौदा देखते हैं। तो महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये
जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होगा। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, एकनाथ शिंदे गुट हो, अजित पवार गुट हो, शरद पवार गुट हो, राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे गुट हो, हाँ, ये सारी सारी पार्टियां जो है वो जो है वो किसी के साथ भी जा सकती है। उन्हें सिर्फ सत्ता दिखे, जहां पर सत्ता उन्हें मिल सकती है, जहां पर उन्हें मंत्रालय मिल सकते हैं, ये लोग वहां चले जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे, इनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। एक तो शिवसेना का उद्धव बीजेपी के साथ जाना, दो शिवसेना के दोनों गुटों का बीजेपी के साथ जाना, कोई भी उनका, उनके लिए तो ये अच्छा होगा कि हम हमारे हिंदुत्व के मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं, तो वहां से ये चले जाएंगे। अगर शिवसेना के अगर बीजेपी के खिलाफ जाकर कांग्रेस के साथ उनको गठबंधन करना है शिवसेना को, तो वो तो अभी भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम करेंगे, तो काफी सुनो, कुछ क्या इन लोगों आपको ये के पास लगता है है। कि जनादेश का अपमान नहीं होगा? क्या जनता का अपमान नहीं होगा अगर आप जनता के मतों को ताक पर रख के, जो जनता महाविकास आघाड़ी के खिलाफ मायावती को वोट दी होगी, जो महायुति के खिलाफ महाविकास आघाड़ी को वोट दी होगी, और यही महाविकास आघाड़ी और महायुति में बने जो गठबंधन दल हैं, अगर उस एक दूसरे में शामिल हो जाए, तो ये तो जनता का अपमान है ना एक तरह से। देखिए, महाराष्ट्र की जनता का अपमान जो है वो 2019 से ही हो रहा है। हम्म 2019 में जिस तरह से सुबह अचानक से बीजेपी और अजित पवार की एक सरकार बन जाती है, वहीं से शुरू हम्म हो जाता है महाराष्ट्र की जनता का अपमान। उसके बाद क्या हम्म हुआ है, महाराष्ट्र की जनता का अपमान के अलावा और कुछ नहीं हुआ है महाराष्ट्र में। फिर उद्धव हम्म ठाकरे शरद पवार और कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बना ली। फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे पार्टी को छोड़कर चले गए भाजपा के साथ। पहले तो उन्होंने हिंदुत्व हिंदुत्व किया, बाद में अजित पवार को भी अपने साथ में ले लिया और फिर वो सरकार बनाने लग गए। तो महाराष्ट्र की जनता को ये समझ नहीं रहा है कि हमने किसके पक्ष में वोट दिया था, किसको जो है विपक्ष में रखने के लिए वोट दिया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है महाराष्ट्र में। और सरकार जो है वो बन रही है। अब आप किसी को भी वोट दो, अगर मैं हम्म आज ये सोचकर वोट देता हूं कि मुझे बीजेपी को विपक्ष में रखना है, और मैं वोट दे देता हूं उद्धव ठाकरे को, तो उद्धव ठाकरे का क्या भरोसा कि वो कल जाके बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। तो ये सारी चीजें महाराष्ट्र में हो रही है। अब ऐसे में महाराष्ट्र को जरूरत है कि कोई एक ऐसी पार्टी जो है वो बड़े पैमाने पर एक अच्छा जो है प्रोजेक्शन महाराष्ट्र की जनता को दे, कि वो अच्छी तरीके से महाराष्ट्र में जो है अपनी सरकार चला सकते हैं, राष्ट्र को महाराष्ट्र को अच्छी तरह से आगे लेकर जा सकते हैं। तो ऐसी एक पार्टी के उभर के आने की बेहद ज्यादा जरूरत है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो एक आंदोलन होता है ना, उस आंदोलन के जरिए कोई हम्म अगर एक पार्टी निकलती है, तो मुझे लगता है कि तब ही जाके महाराष्ट्र की जनता का सम्मान होगा। मेरे नजर में एक पार्टी ऐसी है जो महाराष्ट्र में हो सकता था कि वो इन सारी जो ये सारी चीजें हुई, महाराष्ट्र की जनता के वोटों का अपमान हुआ, उसे कहीं ना कहीं कैच करने का काम कर सकती थी। वो राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना थी। लेकिन राज ठाकरे ने पिछले 5 सालों में जिस तरह से अपनी भूमिका रखी है, और जिस तरह से वो एक अकेले जो है वो सीधे बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक मौका जो है राज ठाकरे ने मुझे लगता खो चूक दिया। गया। एक उनके पास बहुत अच्छा मौका था कि वो ये मांग करते कि हमें सरकार, हालांकि वो मांग ही रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से चुनाव भी लड़ते। अगर राज ठाकरे पूरी की पूरी सुनो 200 सुनो, सीटों पर, वो कहा जाता है ना कि पीछे का पाप बहुत पीछा नहीं छोड़ता, वो आता रहता है। राज ठाकरे के नहीं साथ भी तो वही हुआ ना। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी राज ठाकरे के पास, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं थी, थी। लेकिन जो पीछे के करतूत हैं वो पकड़े गए, है ना। राज जी ठाकरे क्या, राज ठाकरे को अब किसको पता नहीं है कि राज ठाकरे पानी पी पी के नरेंद्र मोदी को गाली नहीं देते थे? सबको पता है, जी सीधा वो समर्थन करते थे महाविकास आघाड़ी का। लेकिन अब वही राज ठाकरे नरेंद्र मोदी के समर्थक हो गए हैं, नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, है ना। राज ठाकरे को पता था, लेकिन राज ठाकरे क्यों मांगने लगे? उनके पास मजबूरी आई, केसेस फाइल हुई, बताया गया कि नहीं भाई, जी आपका रास्ता उधर नहीं है, इधर 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 है ना। तो ये सबके साथ हुआ। अजीत ठाकरे अजीत पवार की बात कर लेते, क्या अजीत अजीत नहीं पवार के नहीं पास। नहीं नहीं, लेकिन लेकिन एक बात आपको बताऊं कि ऐसे ही कुछ करने की कोशिश की गई थी शरद पवार के साथ। देखिए, हम्म 2019 में 19 में नहीं, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, हाँ 2019 की ही मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, तो एक उस एक वक्त भेजा गया था, उनके पास भी नोटिस पहुंचा जी, था।
तो क्या होता है ना कि उस वक्त नेता को अपनी ताकत दिखानी होती है। उस वक्त शरद पवार ने क्या किया, शरद पवार ने कहा कि चलिए आप मेरे पर उंगली उठा रहे हैं ना, तो मैं खुद आता हूं आपके ऑफिस में, और आपके ऑफिस में जाकर आपकी इंक्वायरी का हर एक जवाब दूंगा। शरद पवार ने कहा, और उस दिन पूरी मुंबई रुक गई, और जो ईडी थी उससे, ईडी के डायरेक्टर्स को आके कहना पड़ा कि नहीं, हमने आपको किसी भी तरह का कोई समन नहीं भेजा है, इंक्वायरी में आपसे रिलेटेड कुछ नहीं निकल के आया है। तो उस वक्त शरद पवार ने ये दम दिखा दिया कि भाई मैं महाराष्ट्र में एक बड़ा नेता हूं, और मेरे पर कोई इस तरह से उंगली उठाता है तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो ऐसा ही कुछ अगर राज ठाकरे कर पाते तो मुझे लगता है कि आज राज ठाकरे महाराष्ट्र की जनता के लिए एक अच्छे एक विकल्प के तौर पर तैयार हो सकते थे। लेकिन वही है कि राज ठाकरे ने उस वक्त हिम्मत नहीं दिखाई जिस तरह से शरद पवार ने दिखाई थी, और उस वक्त हिम्मत दिखाते तो आज महाराष्ट्र की तस्वीर कुछ और होती। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा उसे लॉन्च पैड मिल गया होता इस इलेक्शंस में। अब चूंकि भूपेंद्र यादव पहुंचे हैं महाराष्ट्र, मुंबई पहुंचे हैं भूपेंद्र यादव, अमित शाह के बहुत बेहद करीबी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, और माना जाता है कि संगठनात्मक रूप से वो बड़ा, और कहाँ सरकार बनानी है, किसको फ्रंट फुट पे लाना है। भूपेंद्र यादव तो पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात किए हैं, क्या देवेंद्र फडणवीस को ये मनाने की कोशिश है कि अगर कहीं इधर उधर हुआ तो आप जहां थे वहां बने रहने के लिए तैयार रहिएगा? देखिए, एक तो महाराष्ट्र में सिचुएशन काफी विकट है बीजेपी के लिए। बीजेपी जो पिछले चुनाव में 103 सीटों पर जीत कर आई थी, इस बार बीजेपी के चांसेस जो है वो 70 से 75 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बना नहीं सकती है, और उसे ऐसी सिचुएशन में अपने अलायंस पार्टनर्स के बदौलत जो है रहना पड़ेगा। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आप अलायंस पार्टनर में होते हैं, तो एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक जो है वो अलायंस पार्टनर्स करते हैं। अगर ये सोचिए कि बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर पूरी तरह से सरकार नहीं बना पाती है। 75 सीट हम बीजेपी के लिए पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम लगभग 40 सीटें एकनाथ शिंदे के साथ पकड़ लेते हैं, तो ऐसे में भी सरकार तो नहीं बनेगी। और अजीत पवार 25 सीट लेकर आते हैं, तो आप सोचिए कि सिचुएशन क्या होगी। अजीत पवार ये कह देंगे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और आप लोग डेप्यूटी सीएम बनो। तो सिचुएशन एक्सेप्ट करनी होगी बीजेपी को, और बीजेपी की जो महाराष्ट्र की टॉप लीडरशिप है उसे भी। तो मुझे लगता है कि जो भूपेंद्र यादव और जो पुराने ओल्ड गार्ड जिसे भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता है, वो जो है वो इसलिए आप पिक्चर में आ रहे हैं कि आप जो पार्टी में जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो उन्हें यह बताएं कि देखिए सिचुएशन अभी बाकी है, सिचुएशन के आधार पर फैसला लिया जाएगा। अगर ये सिचुएशन कहती है कि अजीत पवार के बगैर हम सरकार नहीं बना सकते हैं, तो अजीत पवार को वो सब हमें देना होगा जो अजीत पवार मांग रहे हैं, अगर हमें सत्ता में रहना है। तो ये सारी चीजें जो है महाराष्ट्र में हो रही है, और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद पर बैठाकर किस तरह से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे आगे काम करेंगे, ये उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल भरा टाइम होगा। मुझे लगता है कि एक कंसेंसस, अगर बीजेपी का ही अगर कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर बैठाना चाहेंगे, तो एक कंसेंसस वाला कैंडिडेट जो है उसे रखा जाएगा। हो सकता है कि विनोद तावड़े जैसा कोई नेता होगा जो इसके पहले भी सभी को साथ में लेकर चल चुका है, या फिर कोई दूसरा नेता पंकजा मुंडे हो, ऐसा कोई लेकिन नेता विनोद तावड़े के साथ तो खेला हो गया ना सोनू। देखिए नोट मिलने से कहां 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 खेला हुआ, कौन बोल रहा है कि पैसे बांटे गए, ये बताइए। ऑफिशियल देखिए रिकॉर्ड दरअसल क्या होता है, नाम राजनीति में ना दाग और बेदाग का बड़ा असर होता है। अगर झूठे आरोप भी लगते हैं राजनीति में तो काफी लंबे समय तक याद किए जाते हैं, है ना। और ये यहाँ तक अफवाह और राजनीति गलियारों में तो यहाँ तक चल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने ये पूरे, इसके पीछे की जो पूरी स्टोरी है, जो पूरी पटकथा है, ये देवेंद्र फडणवीस ने रची थी। देखिए किसने रची थी, क्या हुआ था, ये कहना बेहद ज्यादा ये मुश्किल राजनीतिक है। गलियारों में हम नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक आप भी गलियारों हैं, में आप भी सुनते होंगे महाराष्ट्र की राजनीति में, और आप भी भली भांति वाकिफ होंगे इस बात से। जी जी, जाहिर तौर पर ये सारी चीजें
आती रहती है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन ना तो विनोद तावड़े को कुछ इस पर कहेंगे कि उन्हें किसने फंसाया, ना तो हितेंद्र ठाकुर नाम घोषित करेंगे कि भाई उन्हें किस तरह कहां से टिप आई थी, ना तो देवेंद्र फडणवीस अगर जिन पर आरोप लग रहा है वो एक्सेप्ट करेंगे। ये बात तो सही है कि विनोद तावड़े का नाम खराब हुआ है, उनकी इमेज खराब हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में या फिर किसी अच्छा, देश की राजनीति में एक सेकेंड, क्या इस बात से भी आप नकार नकार देंगे क्या कि 2019 में जो विनोद तावड़े का टिकट कटा बोरीवली से, वो देवेंद्र फडणवीस ने ही कटवाए थे? इस बात को आप नकार सकते हैं? देखिए राजनीति में ना तो किसी को नकारा जा सकता है और ना ही किसी को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब महाराष्ट्र में मैंने देवेंद्र फडणवीस को उस वक्त से देखा है जब देवेंद्र फडणवीस जो है वो नागपुर से मुंबई आकर मुंबई में एक काफी एक्टिव जो है विधायक का रोल प्ले कर रहे थे। वो जब उनका वो टाइम मैंने देखा है जब एकनाथ खड़से जो है, एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, सुधीर मुनगंटीवार, ऐसे सभी नेता जो है महाराष्ट्र के बीजेपी के फेस हुआ करते थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो है वो नागपुर से आते हैं 2000 मेरे ख्याल से 10 के आसपास की बात है, 10-11 के आसपास की बात है, नागपुर से आते हैं और महाराष्ट्र की जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें इतना पार्टिसिपेट हो जाते हैं, इतने एक्टिव रहते हैं कि वो धीरे धीरे जो है इन सभी लोगों को रेस से बाहर कर देते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने खुद की अपनी एक जो है एक उस रेस में वो आगे निकल गए। इसके बाद आपको बता दें कि पॉपुलैरिटी देवेंद्र फडणवीस की बढ़ती चली गई। देवेंद्र फडणवीस जो है वो धीरे धीरे बीजेपी का एक चेहरा बनते चले गए। एकनाथ खड़से जो कि उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं ढीले पड़ते चले गए और देवेंद्र फडणवीस ने टेक ओवर कर लिया। अब उनके टेक ओवर होने से कई सारी बातें जो है कही जाती है, कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो निकाली जाती है कि एकनाथ खड़से को साइडलाइन करने में देवेंद्र फडणवीस का काम किया गया। उसके बाद पंकजा मुंडे को साइडलाइन करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने साजिश रची। इसके अलावा और भी कई बड़े नेता हैं, विनोद तावड़े को लेकर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से उनकी भी टिकट कट गई। तो एक ऐसा वक्त आता है जब लीडरशिप में जब जो आपके जो फ्रंट लीडर्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं बदलना होता है, तो एक साथ जो है पूरी तरह से जो है चीजें बदलती चली गई। जैसे देश की राजनीति में हुआ, नरेंद्र मोदी आए तो आडवाणी, गडकरी, राजनाथ सिंह, ये सारी चीजें जो है ये पीछे चले गए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी ऐसा तो ही हुआ आरोप है। तो लगते हैं ना, आरोप लगते हैं ना कि भाई मार्गदर्शन मंडल में डालने में किनकी भूमिका रही, तो आरोप तो झेलने पड़ेंगे। जैसे हम बात कहें तावड़े तावड़े ठीक है, उनके पैसे नहीं बांटे, जो पीछे होगा वो जांच चल रही है, वो अलग बात है। लेकिन राजनीति में एक बार एलिगेशन लग गया तो एक होता है, क्योंकि विपक्ष अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे अगर बीजेपी बैठाती है तो विपक्ष कहेगा कि ये पैसे बांट रहे थे, एक लोकतंत्र के को ही बैठा दिया, कथित रूप से हम ये कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आवाजें विपक्ष की तरफ से आए, तो एक तो दागी चेहरे हो गए ना। ठीक है, जांच एजेंसियां कुछ भी करती रहे, ठीक है, ना मिला कुछ भी, ना वास्तविकता क्या है क्या नहीं है कोई नहीं जानता, लेकिन एक लाइन खींच दी गई। जी, ये तो हो गया है। देखिए जितना इमेज खराब करना था 5 साल में, जो विनोद तावड़े हैं उन्होंने जो अपनी इमेज बनाई थी, जिस तरह से 2019 में वो महाराष्ट्र से कट गए, महाराष्ट्र से कटने के बाद वो सीधा केंद्र की राजनीति में चले गए। केंद्र पार्टी के संगठन को मजबूत करने का उन्हें काम दिया गया। वो जो चुनाव समिति थी लोकसभा की, उस चुनाव समिति में उन्हें जगह दी गई, उसे वो लीड कर रहे थे, कैंडिडेट्स का चयन कर रहे थे, तो एक बहुत अच्छी इमेज उन्होंने बना ली थी। बहुत ताकतवर महासचिव के रूप में उनको देखा गया, राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के सबसे बड़े ताकतवर राष्ट्रीय महासचिव के, जो ये तय करता था कि किसको पार्टी में शामिल कराना है, किसको पार्टी से बाहर करना है, कौन किस वक्त कौन मुख्यमंत्री के भागीदार होगा, वो सबसे ताकतवर राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उनको देखा गया है ना। प्रमोद महाजन के बाद महाराष्ट्र से आने वाले वही राष्ट्रीय महासचिव इतने जो ताकतवर, जिनके पास पार्टी की कमांड थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाद, तो सबसे ताकतवर। लेकिन अब देखिए जी, हो गया ना, उनका भी खेल हो गया है। देखिए अब वो किस तरह से इन सारी चीजों को रिकवर करते हैं। हमारा दूसरा सवाल है,
दूसरा जी। सवाल है कि जैसा आप कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को ड्राइविंग सीट पे बैठा के अजीत पवार और एकनाथ शिंदे कैसे मानते हैं, लेकिन सवाल है कि अगर सिचुएशन जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि 120 और 125-30 के अंडर में आने वाली है, तो वहां प्रेशराइज्ड होंगे दोनों। बीजेपी ठीक है, बीजेपी की सीटें ज्यादा होंगी तो फ्रंट फुट पर खेलेगी, क्योंकि उसका मानना है कि भाई हम निर्दलीय विधायकों को हम अपने साथ ले लेंगे, तो बैकफुट पे आना पड़ेगा, चाहे अजीत पवार हो चाहे एकनाथ शिंदे है। लेकिन अगर शरद पवार को जोड़ना होगा, तो क्या शरद पवार कभी देवेंद्र फडणवीस पे हामी भरेंगे? क्योंकि वो मराठा मानुस को लेके उनका है। हाँ, एक था जैसा आपने कहा कि विनोद तावड़े पे वो स्पष्ट रूप से अपनी सहमति जता देते, लेकिन अब विनोद तावड़े पे एलिगेशन लगे हैं। अब दूसरा विकल्प क्या बचेगा? क्योंकि वहां तो ब्राह्मण और मराठा को लेके टसन चल रही है। देखिए, शरद पवार की हम बात करें तो महाराष्ट्र में शरद पवार का बीजेपी के साथ नहीं जाने का एक लौता कारण होगा तो वो है देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि देवेंद्र हम्म फडणवीस और शरद पवार के रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। लेकिन इसी जगह पर अगर बीजेपी ये चाहे कि वो शरद पवार को साथ में लेकर सरकार बनाए, तो उस वक्त उस सिचुएशन में बीजेपी ये शरद पवार ये शर्त रखेंगे कि आप मुख्यमंत्री के लिए कोई दूसरा चेहरा दो, या तो फिर मेरी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनाओ। अगर मेरी पार्टी से मुख्यमंत्री बनाते हैं तो मैं आपके साथ आता हूं। तो वैसी सिचुएशन को शरद पवार जो है वो महाराष्ट्र में खड़ी कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि शरद पवार जो है वो कब क्या करेंगे, किस तरह से कदम उठाएंगे, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। शरद पवार को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? शरद पवार की अगर राजनीति हम देखें तो उनकी राजनीति में हमने देखा है कि वो जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है। उनको इंटरेस्ट रहता है कौन सा कितना मंत्रालय उन्हें मिलेगा। अगर बीजेपी उन्हें बहुत अच्छा ऑफर दे देती है, बहुत अच्छे मंत्रालय दे देती है, महाराष्ट्र में रेवेन्यू जो है रेवेन्यू फाइनेंस पीडब्ल्यूडी जो है, इस तरह के जो बड़े मंत्रालय, इरिगेशन डिपार्टमेंट के, इस तरह के अगर बड़े बड़े मंत्रालय महाराष्ट्र में होम डिपार्टमेंट अगर दे देती है, तो सोचिए राज्य में एनसीपी का पावर कितना रहेगा। तो देवेंद्र जो दूसरा पहलू है इस पूरे इसका, उसमें यह है कि शरद पवार को अगर जाना होगा, या फिर बीजेपी चाहती है कि शरद पवार को वो अपने साथ लेकर जो है सरकार बनाए, तो शरद पवार जो है वो इन दो पहलुओं पर काम करेंगे। एक तो देवेंद्र फडणवीस को हटाओ और हमारा मुख्यमंत्री बनाओ ऐसी सिचुएशन में, और दूसरा जो है वो कहेंगे कि हमें किस तरह का मंत्रालय और कितना मंत्रालय मिल रहा है। जितना मलाईदार मंत्रालय जो है वो एनसीपी को मिलेगा, शरद पवार को, वो हो सकता है कि वो मलाईदार मंत्रालय लेकर वो चले जाए। 1995 में भी ऐसा हुआ था। उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास कांग्रेस से कम विधायक थे, ज्यादा विधायक थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री बनाओ। आप विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और फिर अजित जो शरद पवार है उनकी पार्टी ने उप मुख्यमंत्री और अच्छे खासे मंत्रालय ले लिए। तो खेल देखिए किसको कितना मिलता है, कौन कितना ले सकता है, ये खेल महाराष्ट्र में उसका है। अब उद्धव ठाकरे को भी अगर हो सकता है कि ये ऑफर दे दे कि चलो 2.5 साल हम लोग काम करेंगे, और खुलकर अगर बोल दिया जाए तो उद्धव ठाकरे क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? वो तो इसी चीज के लिए बैठे हुए हैं ना, उन्हें भी सत्ता में आना है। अजित पवार और शरद पवार, इनकी आइडियोलॉजी कहां पर है? उन्हें तो मंत्रालय मिलेगा, वो मंत्रालय ले लेंगे। तो महाराष्ट्र में जो माहौल है वो आज जो यंगस्टर्स लोग की जो इंस्टाग्राम के लैंग्वेज में हम करें तो ये सिचुएशनशिप वाला मामला है कि कौन कितना सिचुएशन में कितना परफेक्ट बैठता है उसे बैठा लेते हैं। इसके अलावा बेंचिंग वाला मामला भी महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है कि भाई हम आपको बैठा के रखेंगे, जैसे ही ये गया वैसे हम आपसे बातचीत कर लेंगे। तो एकदम जेंजी वाला मामला महाराष्ट्र में है भाई। एकदम इंस्टाग्राम में जिस तरह से रील्स बदलते हैं ना, उस तरह की रील्स बन रही हैं। रील्स के हिसाब से यहाँ पर जो है दोस्त दुश्मन बनेंगे। रील्स के हिसाब से जो है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री जो है वो तय किए जाएंगे। देखते हैं, कल 23 नवंबर है, कल परिणाम आएंगे, और जो अभी से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू होती है परिणाम बताएंगे कि हाँ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इस टेबल किधर जाती है, कौन किंग बनता है और क्या होता है। सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया।
तो बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। कल हम लेके आएंगे सुबह से लेके शाम तक, जब तक रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ लाइव जुड़े रहेंगे और पल पल की अपडेट बताएंगे कि कौन कहाँ से आगे है, कौन कहाँ से पिछड़ रहा, कौन से महाविकास आघाड़ी की कितनी सीटें जीत रही है, जीत गई है और कितनी सीटें पर लीड कर रही है। ऐसे ही महायुति के साथ भी हम करते रहेंगे। तो पूरे दिन भर कल बने रहेंगे। बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।